हेलो स्टूडेंट्स। हम हमने पिछली क्लास में कवर किया था रदरफोर्ड मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है और अभी हम कवर करेंगे बोर्स मॉडल। ठीक, बोर्स मॉडल है ना। और बोर्स मॉडल हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बोर्स मॉडल को अगर तुम्हें समझना है तो पहले देखो, रदरफोर्ड मॉडल जो है उसकी हमें तीनों बातें याद होनी चाहिए। रदरफोर्ड मॉडल जब ड्रॉबैक आया था रदरफोर्ड मॉडल का, एक्चुअली ऐसा बोल सकते हो कि अगर बोर मॉडल आया था तो बोर मॉडल ही ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का। ठीक, कैसे? जैसे मतलब रदरफोर्ड ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है, या मैं बोलूँ कि रदरफोर्ड ने पहली बात बोली थी कि जो एटम है वो बहुत सारा खाली पड़ा है। ठीक, ऐसे मतलब, तो यहाँ पे सिर्फ यहीं पे डेंसिटी है इसकी सबसे ज़्यादा, जो भी भरा हुआ है वो यहाँ पे, और बाकी खाली खाली है। ठीक, ऐसा कुछ बोला था। फिर दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, और यहीं से उसका ड्रॉबैक आ गया था। ठीक, मैक्सवेल ने ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि अगर ये ऐसे होते तो फिर तो मतलब ऐसे घूम घूम के उसी में डूब जाएगा, अपना पाथ मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद ये बोर्स थ्योरी आई, जिसको हम बोर्स मॉडल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब जिनके सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ एक, जैसे हाइड्रोजन है। ठीक, फिर दूसरा है He+। He+ में मतलब पहले तो होता है, अगर मैं बोलूँ, सिर्फ एक दो इलेक्ट्रॉन होता है पहले। एक इलेक्ट्रॉन तुम निकाल लो। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकला तो क्या बना? एक इलेक्ट्रॉन रह गया है ना, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर, ये बाहर हो गया है ना। लिथियम ले लो, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ऐसे पहले ऑर्बिट, फिर दो ऑर्बिट, है ना, एक इसमें और दो इसमें, है ना। तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो तो पहली ऑर्बिट तो खत्म हो जाएगी, ये वाली तो। ठीक, बचेगी ये ऑर्बिट, और इसमें भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और बाकी के दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया हमने। इस टाइप की जो स्पीसीज होती हैं इस पे ये वैलिड होता है। ठीक, वैलिड किस पे होगा? इन स्पीसीज पे। ठीक, 1 सेकेंड। या तुम बोलो कि इट्स वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन टाइप। ठीक, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, हर किसी में देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक, इसमें एक, हाइड्रोजन में एक, है ना। तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड होता है ना। और पहले तुम कुछ चीज़ लिख लो, है ना। ठीक, तो बेटर रहेगा। तो भोर साहब ने मतलब ये चीज़ें बोली कि जो एटम है वो क्या क्या चीज़ कंटेन करेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके अंदर होंगे। इन्होंने मतलब न्यूट्रॉन का इन्होंने भी कोई बात नहीं की। इन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन अंदर, मतलब सॉरी, प्रोटॉन बीच में, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ना एक फिक्स ऑर्बिट में अपनी में घूम रहे हैं। ठीक, फिक्स ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट फिक्स। जैसे इन्होंने क्या एग्जांपल दिया था सन और अर्थ का। सन और अर्थ का एग्जांपल ऐसे दिया था कि ये मान लो सन है अपना, ठीक, और ये छोटा सा अर्थ है, और ये ना सिर्फ अपने एक, ये अपने ही ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। और इन्होंने ना सिर्फ इसी को मान के, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इन्होंने चाहे कहीं भी क्या हो, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ इसी बात को लेके पूरा वो कर दिया, थ्योरी बना दी। ठीक, जैसे देखो, इन्होंने बोला कि, यहीं से समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या क्या बोला था इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि जो एटम है वो कंटेन करेगा इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को। यहाँ पे मैं बोलूँ, जो हमारा सन है वो एज अ प्रोटॉन एक्ट कर रहा है, और अर्थ, हाँ, तो मतलब देखो, सन एक्ट कर रहा है हमारा किसकी तरह? प्रोटॉन की तरह। और अर्थ किसकी तरह एक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की तरह। ठीक, किया इसने। और फिर दूसरी बात बोली कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में, फिक्स सर्कुलर पाथ में, ठीक, जिसकी रेडियस कांस्टेंट है। सन से लेके, मतलब प्रोटॉन से लेके जो रेडियस है वो कांस्टेंट है। ठीक, फिक्स रेडियस पे वो राउंड करेगा। ठीक है, ऐसे चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस। द रेडियस इज, सॉरी, द पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट और सेल। मैंने पहले बोला था कि मतलब इसको तुम ऑर्बिट बोलो या सेल। ठीक है, बात वही है। ठीक, फिर तीसरी बात उन्होंने बोली, मतलब ये कर लिया हमने। तीसरा बोला कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, देखो अर्थ यहाँ से चली, मतलब अर्थ यहाँ पे है, तो इसे घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए, है ना। ठीक, अगर तुमने कब पढ़ा हो फिजिक्स के, शायद थर्ड चैप्टर में है सर्कुलर मोशन। ठीक,
तो उसमें समझ में आएगा कि अगर कोई सर्कुलर में मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उस पर ना अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, तो यहाँ पे ना जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ पे भी लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में। हम उसको बड़ा करके देख रहे हैं, जूम करके। ठीक, तो ऐसा मैंने मान लिया कि सन और अर्थ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फिक्स है, कोई ढंग की सी आएगी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे बहुत छोटी आएगी, लेके देख लेना। ठीक है, वैसे मतलब बहुत बुरी वैल्यू आती है। तो यहाँ से जब तुम करने लगोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की कोई वैल्यू आएगी जो कि इसे मतलब घूमने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। ठीक, ये चक्कर मारे जा रहा है उससे। तो यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में क्या प्रोवाइड, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किसकी वजह से आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इट्स इलेक्ट्रॉन। मतलब ये प्रोटॉन वाला पार्ट जो था, बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग बोले तो बोर्स मॉडल ने कहा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सिर्फ सॉरी इलेक्ट्रॉन है पूरे एटम में। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं हम, वो ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ठीक, तो इतना हो गया। और यहाँ पे देखो, अगर ऐसा हुआ, ऐसा मतलब ऐसा हुआ था, तो मतलब यहाँ पे सही रहेगा। हाँ, तो देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है। ठीक, और इसके एक ऑर्बिट में देखो ऐसे मतलब ऑर्बिट बना के, इसके इस ऑर्बिट में यहाँ पे कहीं एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो मतलब ये डिस्टेंस आर रेडियस। ठीक, तो आर रेडियस पे ही इसका वो लग रहा होगा। और अब इस इलेक्ट्रॉन को जाना आगे की तरफ। ठीक, ऐसे आगे जाएगा। ठीक, आगे जाएगा तो इस पर जो लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू अगर तुम डालो FC, तो वो कितनी आएगी? mv²/r फॉर्मूला है ये, है ना। और जो कि किसके बराबर दी हुई है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। अब पहले एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना आएगा? K(Q1Q2/r²। ठीक, ये अगर तुम मतलब 12th के हो तो तुम्हें आता है, 13th के तो भी तुम्हें आता है, 11th के हो तो मतलब थोड़ा इसे रट लेना। वैसे इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि मतलब देखो, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है तो ठीक, प्लस माइनस कोई भी है। ठीक, Q1 Q2, तो इनके बीच में होगा अट्रैक्शन, तो इसकी वजह से इस पर अट्रैक्शन और इसकी वजह से इस पर अट्रैक्शन होगा, है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। ठीक, और इनको प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक के कॉन्स्टेंट ले लिया, तो ये जो वैल्यू आई F = K(Q1Q2/r²। ठीक है, ये वही है। तो यहाँ पे वैल्यू अगर तुम रखो mv²/r = K(Q1Q2/r², है ना, r² से ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा कि mv² = K(Q1Q2/r). अभी इसे लिखते रहना, है ना। ठीक, ये एक रिलेशन आएगा इन दोनों के बीच में, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कितना है अपना। ठीक है, आगे बढ़ो। तो आगे है ये, आगे उन्होंने दूसरी बात बोली थी कि जो पाथ है अपना, मतलब इलेक्ट्रॉन है, उसके तो बहुत सारे वो हो सकते हैं कि वो कहीं भी घूम सकता है। ठीक है, ज़रूरी थोड़े ना कि मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी प्रोटॉन है, और इसके यहीं पे घूमे। हो सकता है कि वो यहाँ पे घूम रहा हो पहली ऑर्बिट बना के, हो सकता है यहाँ पे पहली ऑर्बिट बना रहा हो सकता है थोड़ा और दूर ऑर्बिट बनाएगा, है ना। तो ऐसा तो मतलब भाई कहीं भी ऑर्बिट बनाएगा वो। तो उन्होंने बोला कि जो उसका ऐसे इन्फाइनाइट हो सकते हैं ना, इसका मतलब कहीं तक भी बना सकता है। तो इन्फाइनाइट पॉसिबल पाथ्स में से इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी पाथ में रिवॉल्व करेगा जो कि h/2π का मल्टीपल होगा। मतलब h/2π का मल्टीपल, जैसे मैं बताऊं कि एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे जो है एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mvr। ठीक है, याद रखना mvr एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे ना mvr अगर मल्टीपल है इसका h/2π का, तो क्या आएगा? mvr = nh/2π। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या है? 1 2 3 4, मल्टीपल होगा तो यही आएंगे ना, कितना भी आ सकता है, इन्फिनिट। ठीक, जितने ऑर्बिट उतना n की वैल्यू। n जो है यहाँ पे क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ सेल। ठीक है, इतना क्लियर। फिर उन्होंने पांचवी बात बोली कि देखो, अगर यहीं तक छोड़ देते बोर मॉडल, अगर यहीं तक का होता तो फिर मतलब फिर से एक ड्रॉबैक आ जाता। तो उन्होंने अगली बात बोली कि वैन इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा होगा अपने ऑर्बिट में, तो वो ना ही तो एनर्जी को लूज़ करेगा घूमते हुए, जहाँ से रदरफोर्ड का ड्रॉबैक आया था, याद है ना कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक जो आया था कि वो अगर ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है
तो यहाँ से अगर वो अपन घूम रहा है और तो फिर तो एनर्जी लूज़ करेगा, एनर्जी लूज़ किया तो ऐसे सर्कुलर पाथ, सॉरी स्पायरल पाथ बनाते हुए ऐसे इसमें डूब जाएगा अंदर, ठीक। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो एनर्जी ना ही तो लूज़ करेगा और ना ही गेन करेगा। गेन करके मतलब कि अपना ऑर्बिट ऐसे बढ़ाता चला जाए इसके बाहर की तरफ, ठीक। ना ही जो इसकी ऑर्बिट है वो फिक्स है। जैसे तुम एग्जांपल ले सकते हो सन और अर्थ का, अगेन इनका ऑर्बिट फिक्स होता है ना, तुम जानते हो। ये तो यहाँ तक हो गया, ठीक। और फिर देखो छठी बात और बताऊँ मुझे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में है, पहले ऑर्बिटल में बोले तो मतलब ये वाला पहला सेल, ठीक। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और उसको जाना है, मैं भेज दूँ पहले से यहाँ से यहाँ पे जा सकता है, इनमें तो जा सकता है, इनमें आराम से घूम सकता है इलेक्ट्रॉन, जाएगा और आएगा, ठीक। ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं, मतलब इंस्टेंट होता है, एनर्जी गेन किया इसने, चला जाएगा फिर आ जाएगा। लेकिन मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो एनर्जी को बहुत देर तक गेन करके रखेगा। और इन्हीं की वजह से मतलब जो ये एनर्जी गेन और लूज़ नहीं करता है, तो इन्हीं की वजह से स्टेशनरी ऑर्बिटल्स बनते हैं या स्टेशनरी स्टेट बनते हैं, जो ये सर्कुलर पाथ्स जैसे मैंने डिफाइन किए हुए हैं, तो इनको तुम बोल सकते हो ये है स्टेशनरी स्टेट। ये जितने भी हैं ये सब इसकी जो है सबके सब इसकी स्टेशनरी स्टेट है कि इलेक्ट्रॉन इनमें से कहीं ना कहीं एक उसमें घूम रहा होगा, ठीक है। इनमें घूमेगा ही, इनसे अलग कहीं अगर घूमेगा तो वो स्टेबल नहीं होगा या घूम ही नहीं सकता, तुम बोलो घूम ही नहीं सकता है, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे जाना है, फोर्थ नंबर वाले में, ठीक, n=4 में जाना है, ठीक, चौथे ऑर्बिटल में जाना है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और चला जाएगा। जैसे ही ये वहाँ पे पहुँचेगा इसकी एनर्जी खत्म, ठीक, यहाँ तक आया, एनर्जी इसकी जीरो हो गई, E=0। तो फिर से ये एनर्जी लूज़ कर, या सॉरी ये अपना एनर्जी इसने गेन किया था तो यहाँ तक आया ये, ठीक। फिर यहाँ से ये अपना एनर्जी लूज़ करेगा, ठीक, और फिर वापस आ जाएगा। तो नेट एनर्जी कितना हुआ, वो हो जाएगा हमारा 0, ई नेट। देखो उतना ही तो गया, उतना ही वापस आ गया, क्या हुआ, ना ही तो उसने गेन किया, ना ही वो किया लॉस एनर्जी का, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ कि एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब कितनी करेगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब किया, या यहाँ से 4 से 1 आने के लिए इसने एनर्जी कितना इमिट किया, तो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करने के लिए, और इसको हम डेल्टा ई से ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक। तो एनर्जी ऑफ ये वाला यहाँ पे जितनी भी एनर्जी होगी इस ऑर्बिटल की, ठीक, इसकी भी एक स्पेसिफिक एनर्जी है ना, अगर इस ये एक स्टेशनरी वो है स्टेट है, तो इसकी यहाँ पे एक फिक्स एनर्जी होगी कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इतनी ही एनर्जी से, अगर उसके पास फिक्स एनर्जी मान लो कि यहाँ पे 10 जूल पे आके घूमेगा, ठीक, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास 10 जूल एनर्जी है तो वो इसमें आ सकता है, अगर नहीं है तो गरीब है वो, मतलब नीचे रहेगा, कहीं यहाँ पे रहेगा, ठीक। तो हर किसी के लिए एनर्जी फिक्स है, एनर्जी लेवल्स। तो जैसे ही वो उसका एनर्जी लेवल बढ़ा तो वो उसमें जाके घूमने लगा, एनर्जी लेवल घटा तो फिर यहाँ पे आ गया। तो इसका एनर्जी लेवल माइनस इसका एनर्जी लेवल, तो मतलब E(4) वाला माइनस E(1) वाला, या तुम बोलो कि मतलब जनरल फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो एनर्जी इन फाइनल वाला, फाइनल सेल जहाँ से वो घूम के आया, जहाँ तक वो गया था, और एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट या फर्स्ट स्टेट, इसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं En2 माइनस En1, ठीक। यहाँ से एक और फार्मूला आ गया कि मतलब एनर्जी का कितना इमिट करेगा और कितना लूज़ करेगा, ठीक है। और देखो एक चीज़ और कि मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये कोई इसकी एक फिक्स एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन का, कुछ भी बोल दो कि 2 3 जहाँ पे भी है ये, ठीक, ये इसका यहाँ पे ये घूम रहा होगा, ठीक, मतलब पूरा ऐसे सर्कुलर था, मैंने ऐसे इसको एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। अगर इसको जाना हायर में, ठीक, इसको बोलूँ मैं हायर लेवल या हायर सेल, ठीक, हायर सेल। और अगर यहाँ से नीचे भी तो जा सकता है, इसकी एनर्जी अगर यहाँ से भी कम हुई तो ये यहाँ पे आके रिवॉल्व करेगा, है ना। तो इसको लोअर सेल, ठीक, एनर्जी का खेल है सब, है ना। तो देखो अगर मैं बोलूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट घुसेड़ दिया मैंने इसमें, ठीक,
कि मतलब मैंने ना क्या किया कि यहाँ पे इस सेल पे ऐसे मतलब लाइट डाली, तो यहाँ पे इसने क्या किया कि फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन इस सेल से निकला, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। फोटोन मतलब सॉरी लाइट क्या है, एनर्जी, तो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, पहुँचा ऊपर वाली सेल में, ठीक। लेकिन वो ज़्यादा देर रहेगा नहीं, फिर मतलब मान लो कि वो इससे भी नीचे वाले सेल में आ गया, ठीक, और भी लोअर में। लाइट किससे बनी है, फोटोन से, है ना। तो जब यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आया, अगर इसमें बोल दे कि तुम्हें ना उसकी कैलकुलेट करनी है फोटोन की वेवलेंथ, ठीक, ऐसे घुमा के दे दे कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था अपनी सेल में, ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे यहाँ पे घूम रहा था, उसको फोटोन देके हमने सॉरी लाइट देके एनर्जी देके ऊपर सेल में भेज दिया, फिर ऊपर से वो वापस नीचे आ गया, है ना। तो हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, वही वाला फॉर्मूला, एनर्जी जो इमिट करेगा, ठीक, लैम्डा, ठीक, और इसकी वैल्यू क्या कितनी होगी, देखो जो जो एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस होगा इसके में, लोअर सेल और हायर सेल, ठीक, ई हायर सेल माइनस ई लोअर सेल, ठीक। और अगर तुम ऐसे एनसीईआरटी में देखोगे तो इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है EN2 माइनस EN1, और लैम्डा के कौन सा था अपना, फोटोन वाला। तो फोटोन जो मतलब इसको बोलो कि लैम्डा एब्जॉर्ब या इमिट, एनर्जी एब्जॉर्ब किया या इमिट किया, एब्जॉर्ब करने पे भी बता सकता है और एनर्जी इमिट करने पे। देखो एनर्जी जब एब्जॉर्ब किया तब इसकी जो वो थी लोअर सेल, ठीक, तब ये थी n=2, है ना। और जब इसने एनर्जी को इमिट किया तब इसकी जो थी एक तो थी मतलब ये तो थी हायर सेल, और जब इसने एनर्जी इमिट किया तो ये आया यहाँ पे, तो लोअर सेल इसके लिए ये बनी इमिट पे, ठीक, इमिट्स पे, ठीक, और एब्जॉर्ब पे ये वाली बनी, है ना। तो इससे तुम किसी की भी कैलकुलेट करो, ठीक, और लगा लो इस बीच में, ठीक, ठीक है, लिख लेना साथ साथ। अब हमारा यहाँ तक हो गया, इतनी बात बोली थी। तो इस पे ना उन्होंने कुछ कुछ वो दिए थे कि जैसे रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसकी रेडियस, कितनी रेडियस हो सकती है इसकी, ठीक, कितनी वेलोसिटी से घूम सकता है, कितना टाइम लेगा, और भी मतलब कितनी एनर्जी होगी इसकी, ठीक, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेडियस, वेलोसिटी, टाइम और फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो ये फार्मूलेज दिए, फार्मूलेज ड्राइव किए थे कुछ, तो हम भी कर ले रहे हैं। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब इसमें वही लगाना है अपना, वही पुराना वाला जो उन्होंने पहली बात बोली थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी कहाँ गया वो, ये वाला, कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर है, उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, ठीक। तो इसी को लेके हम मतलब पहले इसकी वेलोसिटी वगैरह अगर सॉरी रेडियस अगर मैं कैलकुलेट करूँ, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, ठीक, या सेल, देखो हम किसी भी ऑर्बिट की निकाल सकते हैं, n=1 की निकालें, 2 की निकालें, ठीक। देखो ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, हम किसी की भी निकालें। तो मैं क्या बोलता हूँ कि थोड़ा जनरल फॉर्म निकालते हैं, कहीं n पे जाके निकालते हैं, इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक, तो कहीं n पे जाके निकालते हैं, ठीक। तो रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास दिया क्या क्या है कि उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना है, वो है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के